बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाई बहन मन आज कर जे जानकारी है वो जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि ऋण माफी योजना द्वारा अब 1 लाख तक का लोन होगा माफ। गलघोटू और लंगड़ा रोग से मवेशियों को बचाने के लिए समय पर कराएं टीकाकरण। मूंगफली छिलने का काम करता है आसान, ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। कोरोना के कारण हुए किसानों की आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत 2021 के फरवरी में की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा लिए गए 50,000 तक के ऋण माफ किए जाते थे। बहुत सारे किसानों को इस योजना का लाभ भी मिला। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिल सके, इसलिए इस योजना में बदलाव लाया गया है। अब 50,000 के बजाय 1 लाख तक का ऋण माफ करने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। राज्य के कृषक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोगों के लगने की संभावना रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा बुखार लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं की स्थिति गंभीर हो सकती है। ये रोग पशुओं को ना लगे, इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। पशुपालक बरसात आने से पहले अपने पशुओं को HSPQ का टीका अवश्य लगवा दें। गर्मा धान भी हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। वैसे तो धान के कई उन्नत प्रभेद हैं जो अच्छी उपज देते हैं। गर्मी में बुआई के लिए कृषि वैज्ञानिक कम अवधि वाले किस्मों की बुआई करने की सलाह देते हैं। कम अवधि वाले धान की किस्मों में सहभागी नामक किस्म कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित है, जिनकी छींटवा विधि से बुआई कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। सहभागी धान गर्मा फसल के रूप में या टांड भूमि में लगाने योग्य होता है। कम पानी उपलब्धता वाले जगहों में भी धान की एक किस्म लगाई जा सकती है। यह किस्म सूखा और अधिक जल जमाव भी सहन करता है और लगभग 115 दिनों में तैयार हो जाता है। 1 हेक्टेयर में सहभागी धान की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 4 टन उपज पाई जा सकती है। ज्यादा फसलोत्पादन पाने के लिए हमारे राज्य के ज्यादातर किसान लंबे समय से अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग करते आए हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिस कारण उपज क्षमता में कमी और कम गुणवत्तापूर्ण फसलें हमें मिलने लगी है। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना जरूरी है, जिसके लिए कृषि विशेषज्ञ वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने की क्षमता रखता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका भी अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम कर, तो विराम के बाद हम घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहन मन, आपन कार्यक्रम में आगे बढ़ा थी। आज का जो जानकारी है, ये जानकारी है कि झारखंड में मधुमक्खी पालन कर बारे में
बहुत किसान भाई बहन मन मधुमक्खी पालन करत हैं, मकिल उमन के ठीक से जानकारी नखें या कोई मधुमक्खी पालन करे के बारे में सोचत हैं, उमन के भी जानकारी नखे कि मधुमक्खी पालन कैसे करल जाए, ओकर पेटी कहाँ से मिली और ओकर प्रशिक्षण कहाँ से लेवल जाए। और सबसे बड़ बात एगो और बताए देवा थी कि पुरुष मन तो मधुमक्खी पालन करबे करत हैं, एकर में महिला मन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवत हैं। गुमला जिला में महिला मन जो हैं मधुमक्खी पालन करत हैं और रोज़ दिनकर 20 से 30 किलो मध निकलात हैं। तो चलो इकर बारे में विशेष जानकारी जो है फीचर कर माध्यम से रौरमन के दिवा थी। झारखंड के किसानों के लिए मधुमक्खी पालन एक अतिरिक्त आय का साधन बन सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि राज्य सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। झारखंड के मधु शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, इसलिए न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में इसकी अच्छी डिमांड होती है। अगर हम अपने राज्य झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड पहाड़ों और वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में वहाँ पहुँचे हैं रांची स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडो में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मधुमक्खी पालन किस तरीके से किया जाए। किसान भाइयों, जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे जो सरकार है उसका भी बहुत जोर है कि मधुमक्खी पालन जो एक तरह से मीठी क्रांति लाना है, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। और झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसके लिए अपूर्व संभावनाएं हैं, क्योंकि इन प्रचुर संभावनाओं के बीच में इसलिए है कि यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बहुत सारे वनों में बहुत सारे पौधे हैं जिनके ऊपर ये नेचुरल रूप से अपना हनी कलेक्ट करती हैं। और इसके साथ में बहुत सारे और भी फूल और फल और जो उनकी खेती भी होती है, जैसे लीची है, इन सब की यहाँ पे अच्छे से बागवानी होती है। तो ये सब लीची की ये हनी जो आप प्रोडक्शन है या एपीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, मधुमक्खी पालन है, इसके लिए बहुत उपयुक्त जगह है। तो इसके लिए सबसे पहले कि किसान भाई बहुत बार शिकायत करते हैं कि इसमें हम शुरुआत कैसे करें, कहाँ से ट्रेनिंग लें। तो इसके लिए जो आपके सबसे पहला है कि आप एक छोटा सा ट्रेनिंग ज़रूर लें, 7 से 10 दिन का या 3 से 5 दिन का ट्रेनिंग लेने के लिए जो आपके पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है और जो राज्य सरकार की बहुत सारी शाखाएं जैसे आत्मा भी है, ये ट्रेनिंग आपको दिलवाती है। अगर रांची में बात करते हैं तो रांची में जो दिव्यान कृषि विज्ञान केंद्र है, इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे भी जानकारी मिलती है जो केंद्र पर है, यहाँ पे पहले आप शुरुआती जानकारी लें और शुरुआती जानकारी लेने के बाद में इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जिनके जो मधुमक्खी पालन में यूज होती हैं। राज्य के मधु की खासियत यह है कि इसमें नमी कम होती है, इससे इनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। साथ ही जंगल से सटे इलाकों में मधुमक्खियों को प्राकृतिक अवस्था में पनपने वाले फूल जिनमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है वह मिलते हैं। जानकार कहते हैं कि किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए कोई विशेष लागत की जरूरत नहीं पड़ती है। एक मधुमक्खी जो जंगली जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, ये पहाड़ों पे रहती है, चट्टानों पे रहती है, बड़े बड़े वृक्षों पे रहती है। ये पालने योग्य नहीं होती है, ये ज़रूर ध्यान रखिए, इसको हम नहीं पाल सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो व्यावसायिक जो लाभ है वो 2 हनी बी की जो स्पीसीज हैं उन्हीं से लाभ प्राप्त होता है। उनमें एक है इंडियन बी जो एपिस सेरेना इंडिका है, दूसरी है इटालियन बी जो इटली से मंगवाई गई है, यूरोप से मंगवाई गई है भारत में। ये एपिस मेलिफेरा है। ये 2 स्पीसीज हैं जो कमर्शियली रूप से बहुत अच्छी वायबल हैं। इसके साथ में जो एक छोटी वाली, एक बहुत सारा आप छत्ता देखते होंगे किसान भाई, जो एफिस फ्लोरिया छोटी वाली मक्खी होती है, इसकी भी व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। एक और मक्खी होती है जिसको जो डंक होता है वो नहीं होता है। लेकिन मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा 2 ही जो हैं जिनकी स्पीसीज हैं, इंडियन और जो इटालियन, उन्हीं का आप खेती के रूप में सोचें। फिर दूसरा है कि किसान भाई पूछते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलेंगी। तो शुरुआत में आप ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे किसानों को हमने देखा है कि वो इस व्यवसाय में शुरुआत करने के बाद में
असफल हो जाते हैं। असफल के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण हमने देखा है कि जैसे ट्रेनिंग लिया या कहीं से जानकारी ली, उन्होंने बड़े व्यापक रूप से शुरुआत कर दी। जो हनी बी का खेती है उसकी व्यापक रूप से, तो सबसे पहले मेरी यही सलाह रहेगी, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसमें, कि आप शुरुआत में 1-2 बक्से से शुरुआत करें। इससे क्या होगा कि आपको उसका जो बिहेवियर है, उसमें बीमारियां कौन सी लगती हैं, उसमें और जो कीड़े हैं, बहुत सारी माइट लगती है, और उसकी रख रखाव कैसे करते हैं। तो ये शुरुआती रूप से आप 2 कॉलोनी जिनमें 5 से 6 फ्रेम, एक बॉक्स में 5 से 6 फ्रेम रख करके 1 या 2 कॉलोनी से आप शुरुआत करिए। शुरुआत के बाद में 1 साल के बाद में आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि इसमें से कैसे हनी बी को हम कलेक्ट करें, कैसे उसका हनी निकालना है, इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करने पे इस पे ध्यान देना है। वास्तव में मधुमक्खी पालन देश के एक बड़े स्वरोजगार के रूप में उभरा है। ऐसे में झारखंड सहित कई राज्यों में किसान परंपरागत खेती छोड़कर मधुमक्खी पालन में उतर गए हैं। इसमें कमाई तो अच्छी होती ही है, साथ ही सरकार की ओर से भी कई तरह की मदद मिल रही है। हनी जो एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन है, इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक आपको बक्सा चाहिए जिसको हाइव बोलते हैं बाहर से, और उसमें रखने के लिए फ्रेम चाहिए। फ्रेम 6 से 7, 8 एक जो बक्सा होता है उसमें रखते हैं, और उसी में मक्खियाँ अपना जो वैक्स बनाती हैं और इसी के अंदर में अपना कॉलोनी बनाती हैं, और उसके ऊपर में हनी कलेक्ट करती हैं, नीचे में अंडे देती हैं। जो किसान भाई आप आराम से देख करके बाद में जब पालन करेंगे तो समझ जाएंगे। और इसके साथ में बहुत सारे कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपको हनी बी का जो डंक से बचाने के लिए बी व्हील होता है, कुछ कपड़े पहनने होते हैं, ग्लव्स होता है, और ये सब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो हर जगह में आप अगर जिनसे जो पहले से खेती कर रहे हैं, एपीकल्चर कर रहे हैं, उनसे आप पूछेंगे आस पड़ोस में तो आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। ये आप ऐसे करके शुरुआत कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि लेकिन ध्यान शुरुआत में कम से शुरुआत करें, उसके साथ में एक जो मध्यम आकार के बॉक्स रख करके इसको व्यावसायिक रूप से आगे तक बढ़ाएं। तो किसान भाई बहन मन, चलो दूसर जानकारी जो है, दुधारू पशु मन में पोषक तत्व, ये तो बहुत ज़रूरी है हर किसान भाई बहन में के जानना, और जो शहरी क्षेत्र में जो रहे ना, वो मन के भी जानना बहुत ज़रूरी है कि दुधारू पशु मन के पोषक तत्व में कौन कौन चीज़ देवे के है नहीं। काले कि मन के पोषक तत्व नहीं मिली तो बछड़ा से गाय नहीं बनी, और गाय बनी तो कमज़ोर हो जाए, और पोषक तत्व नहीं मिली तो उमन का जो दूध है उकर में कमी हो जाए। से लेकर बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलू हमारे सीधे चला थी हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनके से जानकारी लेवा थी। आज हम आप पहुँचे हैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची में, और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंदर कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं दुधारू पशुओं में पोषक तत्व का क्या महत्व है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, धन्यवाद। अगर हम दुधारू पशुओं की बात करते हैं तो खासतौर पर झारखंड में जो है किसान जो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए दुधारू पशुओं को पालते हैं, उन्हें पोषक तत्व की क्या महत्ता है, किस तरीके से उसकी कमी को पूरा किया जाए। हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गाय पालन, जो बहुत सारे किसान गाय पालन से जुड़े हैं, और ये आमदनी का एक बहुत ही अच्छा जरिया है ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में। लेकिन गाय पालन के साथ साथ ऐसा देखा जाता है कि किसान थोड़े परेशान भी होते हैं, कभी कभी बीमारियां, कभी कभी जो है प्रजनन क्षमता में कमी, दूध उत्पादन में कमी, और इन सब की मुख्य जो निचोड़ हम अगर कह सकते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ा जो समस्या है वो पोषक तत्व की कमी जो हमारे जो पशु में है, गाय में है। पोषक तत्व की कमी के कारण ही ये सबसे ज़्यादा जो समस्या होता है ये उसी के कारण होता है। तो सही पोषक तत्व, संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं, संतुलित आहार अगर पशु को मिलता है तो निश्चित रूप से पशु में बीमारियां होने की संभावना भी कम हो जाएगी, दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और जो सबसे ज़रूरी है कि प्रजनन क्षमता जो गायों में, जो भी गाय पालन करते हैं तो उसमें साल में एक बार कम से कम अगर वो बच्चे नहीं होते हैं, काफ्स नहीं होते हैं, तो वो गाय पालन भी उतना फ़ायदेमंद नहीं माना जाता है। तो हमारे किसान को ये मैं बताना चाहूँगा कि उनको पोषक तत्व, संतुलित आहार अवश्य दें, ताकि जो है उनकी प्रजनन क्षमता, दूध उत्पादन में कमी जो होती है, जिससे किसान परेशान होते हैं और उनकी आमदनी में कमी होती है, उससे वो बच सकते हैं।
अगर हम सर पोषक तत्व की बात करते हैं तो कुल 16 पोषक तत्व होते हैं जी। जो कि किसी भी पशु के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है, जी। इससे पशु का विकास होता है। तो खान पान में किन किन चीज़ों को दिया जाए जिससे जो 16 पोषक तत्व हैं उनको मिल सके, उनकी कमी ना हो जानवरों में? जी हाँ, पोषक तत्व की यदि बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो गाय में, गाय जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रूमिनेंट है और इसमें हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण, ये तीनों का मिश्रित कॉम्बिनेशन हमारे पशु को देना बहुत ही ज़रूरी है, तभी उसे कहते हैं कि संतुलित आहार हम उसको दे रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सीधा सीधी हिसाब है कि जो सूखा चारा और हरा चारा, तो कम से कम सूखा चारा 5 से 6 किलो पशु को मिलना चाहिए प्रतिदिन, 15 से 16 किलो हरा चारा प्रतिदिन मिलना चाहिए और उसके अलावा दाना मिश्रण। तो हरा चारा जो हम देते हैं, जो सीजनल हरा चारा होता है, उससे बहुत सारे विटामिन्स और जो आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे जो इतने तरह के उसमें पोषक तत्व होते हैं, तो उसमें विटामिन्स या फिर मिनरल्स वो सारे जो है कि हमारे पशु को मिल जाते हैं हरे चारे से। साथ ही साथ सूखा चारा भी उनको देना ज़रूरी है कि उनकी पाचन शक्ति जो है, पाचन प्रक्रिया जो है वो ठीक रहे और उसके साथ में संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार, चूँकि हम जानते हैं कि अभी संतुलित आहार जो दाना मिश्रण जो कहते हैं उसकी जो दाम है, उसकी कीमत जो है अभी बाज़ार में बढ़ते जा रही है और इसके कारण हमारे पशुपालक उसको कम मात्रा में यूज़ करते हैं। तो लेकिन जितना ज़रूरत है उस हिसाब से संतुलित आहार जो दाना मिश्रण है पशु को मिलना चाहिए। जैसे कि पशु जो दूध दे रही है तो प्रति 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना मिश्रण देना अभी अति आवश्यक है। अगर भैंस पालन कर रहे हैं तो प्रति 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना मिश्रण देना है। इसके साथ ही साथ अगर जो गाय सूखी है, जो दूध नहीं दे रही है, सूख गई है, उसे भी दाना मिश्रण में 2 किलो दाना मिश्रण देना अति आवश्यक है और साथ ही साथ उसमें जो सूखा चारा 5 किलो 6 किलो और हरा चारा 15 से 16 किलो ये देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो गर्भवती गाय है, जैसे कि गर्भवती जो हम लोग गाय पालन में देखते हैं कि उनको 3 तरह से दाना को हम लोग बांटते हैं, एक मेंटेनेंस, एक दूध उत्पादन के लिए और एक बच्चा उत्पादन के लिए। तो मेंटेनेंस में जो गाय जो सूखी है उसे भी हमें दाना देना ज़रूरी है। तो 1 से 1.5 किलो उसको प्रतिदिन मेंटेनेंस राशन देना चाहिए। दाना उत्पादन के लिए जैसा मैंने बताया कि प्रति 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना मिश्रण। और जो गर्भवती जो पशु होती है, इसके पेट में गर्भ है, तो अंतिम 3 महीने में उस समय लगभग 2.5 से 3 किलो दाना प्रतिदिन उसको बच्चे का जो विकास हो रहा है उसके लिए उसको देना बहुत ही ज़रूरी है, दूध उत्पादन के अलावा। और इसके साथ ही साथ इन सब दाना मिश्रण के अलावा सूखा चारा, हरा चारा आप देते हैं, तभी ये संतुलित आहार जो हम बोलते हैं कि पशु को संतुलित आहार और जितना ज़रूरत है उस हिसाब से अगर आहार मिलेगा तो दूध उत्पादन में कमी नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि संतुलित आहार के माध्यम से हम पशु में जो है पोषक तत्व की कमी को दूर कर सकते हैं, लेकिन हम शहरों की बात करते हैं तो शहरीकरण के कारण जो है हरा चारा मिल नहीं पा रहा, जितनी मात्रा मिलना चाहिए उतनी मात्रा में मिल नहीं पा रहा है। तो उसके लिए किसान भाई का अगर कोई दवा है या मिनरल मिक्सचर हो, किस तरह का दवा दे, किस तरह का मिनरल मिक्सचर दे ताकि जो कमी हो रहा है पोषक तत्वों का वो कमी दूर हो सके और पशु भी स्वस्थ रहे या दूध के उत्पादन पर कुछ उसका असर न पड़े और जो गाय में बांझपन की समस्या हो रही है वो समस्या भी दूर हो। शहरी क्षेत्र में भी जो किसान जो है दूध उत्पादन से जुड़े हैं, हरा चारा उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उनको हरा चारा उत्पादन करना ही होगा, क्योंकि जो गाय में दूध उत्पादन के लिए जो गाय है उनके शरीर के लिए हरा चारा बहुत ही ज़रूरी है। और जो दवा मिनरल मिक्सचर जो हम लोग देते हैं तो सिर्फ दवा देकर हरे चारे की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए वैसे जो गाय पालक हैं उसमें थोड़ी सी भी ज़मीन है तो उस पर आप हरा चारा उपजा सकते हैं। साथ ही साथ हरा चारा अगर आपके पास ज़मीन की कमी है तो उसमें हरा चारा में आप हाइड्रोपोनिक्स भी उपजा सकते हैं, एजोला उपजा सकते हैं। वो कम जगह में, थोड़ी सी जगह में आपको हरा चारा की उपलब्धता हो जाएगी और वो हरा चारा आप गाय को प्रतिदिन दे सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स भी अभी आ गया है जो आप बंद कमरे में भी हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें ट्रे पे आप मक्के को ले लीजिए, उसको फुला कर रखिए, उसमें अंकुरन होगा, कुछ दिन के बाद उसमें हरे हरे देखेंगे घास जैसा आने लगता है। जब वो हरा हरा जब ग्रो कर जाएगा उस समय उसको निकाल करके आप अपने पशु को खिलाएं तो भी हरे चारे की जो कमी है उसको पूरा कर सकता है। तो सारा कुछ उपलब्धता है। तो इस तरह से जो हरा चारा हमारे पशुओं के लिए, चूँकि ये रूमिनेंट्स है, इसके पेट की बनावट अलग है, तो इसमें सूखा चारा, हरा चारा, दाने मिश्रण के अलावा देना बहुत ही ज़रूरी है। और दाना मिश्रण की यदि बात करते हैं तो दाना मिश्रण को भी हम लोग, बहुत सारे किसान दाना मिश्रण का मतलब सिर्फ मकई समझते हैं, सिर्फ चोकर समझते हैं, वैसा नहीं है। दाना मिश्रण जो बनाते हैं वो एक संतुलित आहार होता है।
और दाना मिश्रण जो हम बनाते हैं उसमें दाने में प्रोटीन का सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, फाइबर का सोर्स होता है, उसके बाद विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, नमक होता है। इस सारे को मिलाकर हम लोग दाना मिश्रण बनाते हैं। तो दाना मिश्रण बनाते समय हमारे किसान को ध्यान देना चाहिए कि जो भी उपलब्ध है सामग्री उसका उपयोग करके दाना मिश्रण बना सकते हैं। जैसे अगर झारखंड में मक्के की उपलब्धता है तो मक्के का उपयोग आप 50% मक्के का उपयोग कर लें। चोकर की उपलब्धता है 15 से 20% चोकर का कर लें। 15 से 20% आप खल्ली जो भी खल्ली आपके पास उपलब्ध है, सरसों की खल्ली हो या फिर बादाम की खल्ली हो, तीसी की खल्ली हो, वो सभी को आप जो है खिलाने के लिए हमारे पशुओं को उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर लगभग 2% मिनरल मिक्सचर और 1 से 1.5% नमक, ये मिलाकर हम लोग दाना मिश्रण बनाते हैं। बहुत सारा दाना मिश्रण बाज़ारों में बहुत सारी कंपनियों का दाना मिश्रण बाज़ार में उपलब्ध है, जिसका भी हमारे किसान भाई उपयोग कर रहे हैं पशुओं को खिलाने के लिए। लेकिन अगर वो दाना अगर खुद बनाना चाहते हैं तो ये दाना सस्ता भी होगा और ये दाना ज़्यादा अच्छा होगा और पशु इसे ज़्यादा खाना अच्छी तरह से पसंद करेंगे। तो आज का जो दुई जानकारी है ये बताओ कैसे लागलक भाई, बेस जानकारी है नहीं तो इसने से जानकारी तुम रौरमन के लाइन के देवीला और साथ में ये भी कहिला कि देखो अगर ऐसा कोई जानकारी रौठीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची और पिन कोड संख्या जरूर लिखे के है भाई, इके भुलाए के नखे। पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरमन आज हमकी इजाज़त दो मकील एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।